हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। एज अ नर्स किस तरह से आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकती हैं, कौन सी वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने रिमेंबर करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस क्या हैं, जब रिएक्शन हो जाए उसके बाद एज अ नर्स आपका क्या काम है, क्या करना है आपको, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी हमने ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए उसको एडमिनिस्टर करना है पेशेंट में, तो किस तरह से हम करेंगे। उसमें पहला स्टेप है हमारे पास इंसर्ट एन आईवी लाइन यूजिंग अ 16, 18 एंड 20 गेज आईवी नीडल। ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने जा रहे हैं तो उस दौरान जो आईवी लाइन आपने बनानी है वो या तो 16 गेज होनी चाहिए या 18 या फिर 20 गेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटी अगर आप लगाएंगे नीडल, जैसे कि 24 गेज या फिर 22 गेज हो गई, तो 24 गेज की नीडल अगर आप यूज़ कर रहे हैं ब्लड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो इससे क्या होगा, इससे जो ब्लड है वो ब्रेक होगा, ब्लड की लाइसिस होगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह नहीं है, उस गाज जो है ना वो बहुत नैरो होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, उसकी लाइसिस हो सकती है। इसीलिए हमने जो गेज है वो ज़्यादा बड़ा यूज़ करना है, जैसे कि 16, 18 एंड 20 गेज हो गई, कॉमनली जो कि ट्रामा वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। देन सेकंड स्टेप है रन इट विथ नॉर्मल सेलाइन 0.9%, जो कि इनका काम क्या होता है, वीन्स को ओपन करके रखना। ठीक है, तो जैसे हमने आईवी लाइन इंसर्ट की है, उसके बाद हम डायरेक्टली ब्लड को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसको 0.9 यानी जो नॉर्मल सलाइन है वो रन करेंगे, ताकि जो वीन से वो ओपन रहें, जो भी क्लॉट्स वगैरह हैं वो हट जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं, और उसके बाद जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करें तो वो इजीली बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ होता जाए। उसके बाद हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे विथ ए स्पेशल वायर ट्यूबिंग विद एन इनलाइन फिल्टर। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्पेशल जो है ना वो वायर ट्यूबिंग आता है, जिसमें इनलाइन फिल्टर भी प्रेजेंट होता है, उससे हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ हम बिगिन करेंगे स्लोली, पहले ही ज़्यादा हमने फास्ट नहीं करना, पहले उसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको स्लोली स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट 15 मिनट आर द मोस्ट क्रिटिकल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो पहले 15 मिनट होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उसमें जो रजिस्टर्ड नर्स हैं वो उसको ये होना चाहिए कि वो उसकी बेड साइड पे स्टे करें। पहले 15 मिनट जो है वो नर्स को ये चाहिए कि वो पेशेंट के साइड में ही खड़ी रहे। देन उसके बाद जो उसके वाइटल साइंस है वो भी वो मॉनिटर करती रहे एवरी 30 to 1 आवर्स। ठीक है, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर तक वो वाइटल साइंस जो है पेशेंट के वो मॉनिटर करे। उसके बाद आफ्टर 15 मिनट द ब्लड फ्लो कैन बी इंक्रीज्ड अनलेस अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हैज़ अकर्ड। 15 मिनट के बाद जो नर्स है वो क्या करेगी, उसका जो ब्लड का जो फ़्लो है उसको इंक्रीज़ करेगी, और ये फ़्लो तब तक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जब तक कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना अगर हो। अगर हो रहा है तो फिर से आपने स्लो कर देना है या फिर उसको हटा देना है। तो ये नर्स का काम है जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। उसके बाद डिस्पोज करना है बैग को इंटर रेड बायोहज़ार्ड बैग। ठीक है, रेड बायोहज़ार्ड बैग में हम क्या करते हैं, जो ब्लड से कांटेक्ट में चीज़ें आती हैं ना, या फिर बॉडी के फ्लूइड्स के साथ जो चीज़ें कांटेक्ट में आती है और उनको हमने डिस्कार्ड करना होता है, तो उनके लिए रूल होता है कि वो रेड बायोहज़ार्ड बैग्स में जाए या फिर रेड डस्टबिन्स में उनको फेंका जाए। ठीक है, क्योंकि इनको सबको पता है कि रेड डस्टबिन में या फिर रेड बैग में क्या होता है, ब्लू में क्या होता है, येलो में क्या होता है, तो इसीलिए हमने उस ब्लड की जो बैग है उसको रेड बायोहज़ार्ड बैग में डिस्पोज करना है। देन डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स टॉलरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट। उसके बाद हमने एज अ नर्स उस पेशेंट की टॉलरेंस को डॉक्यूमेंट करना है, जो कि उसकी ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर करने के बाद आपने नोट की है। तो ये तो काम होता है सिंपल नर्स का जब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम। उसके बाद कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना रजिस्टर्ड नर्स का काम होता है। ओके, ओनली नॉर्मल सलाइन जो है वो ही हम
ब्लड के साथ, ब्लड के कंजक्शन के साथ, यानी कंजक्शन उसको कंजुगेट करके, यानी उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन ही दे सकते हैं। टाइप ऑन स्क्रीन और जो ब्लड की क्रॉस मैच होती हैं वो गुड होती हैं फॉर 72 आवर्स। उसके बाद जो ब्लड है इट मस्ट बी हंग और स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स फ्राम द टाइम द ब्लड इज पिकड अप फ्राम द ब्लड बैंक। अब कोई आपका जो पेशेंट है उसने ब्लड बैंक से ब्लड जो है ना वो पिक किया हुआ है, तो आपने वो ब्लड जो है वो 30 मिनट में ही उसको लगा देनी है, कि उससे ज़्यादा नहीं रखनी। पहले 30 मिनट में ही आपने उसको ब्लड जो है वो एडमिनिस्टर कर देनी है। ऑल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज्ड विद इन 4 आवर्स ऑफ द टाइम ब्लड वाज हंग। अब जब आपने ब्लड को हैंग किया है और स्टार्ट किया है तो जो ब्लड है वो 4 घंटे में ट्रांसफ्यूज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। ओके, 4 घंटे जो है ना वो इनफ है ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए। यानी आप इतना स्पीड को सेट करें कि वो ब्लड जो है वो 4 घंटे तक ना ईजीली उस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ हो जाए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को। ट्रांसफ्यूजन की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में रिएक्शन भी हो जाते हैं, आपने सही से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया होता, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है क्या? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एडवर्स रिएक्शन होते हैं जब कोई पेशेंट ब्लड को रिसीव कर रहा होता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें जब होती है तो उसके बाद जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से उसको हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बोलते हैं। अब वो कौन से हैं? पहले तो है इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जब अगर होता है तो उसमें उस पेशेंट को चिल्स होते हैं, डायफोरेसिस, पसीने आते हैं, पेन होता है, उस पेन को चेस्ट पेन भी होता है, रेशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, हाइव्स और उसको इचिंग हो जाती है, स्वेलिंग होती है, डिस्पनिया, सांस लेने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, कफ होती है, वीजिंग, एबनॉर्मल साउंड्स आपको सुनने में मिलते हैं और उसकी जो पल्स है वो रैपिड 3D पल्स आपको मिलती है। अगर ये सारी साइन और सिम्टम्स आपको पेशेंट में मिल रही है तो इसका मतलब है इसको इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड टू रैपिड फॉर द क्लाइंट टू टॉलरेट। यानी जो क्लाइंट आपने जो इन्फ्यूजन का रेट है, उसकी जो स्पीड है, आपने वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही फास्ट सेट कर ली है, जो कि वो पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा। तो जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके आपने उतनी ही स्पीड, उतना ही रेट रखना है ब्लड का। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड तब होता है जब आप ब्लड की ट्रांसफ्यूजन का जो रेट है वो रैपिड कर ले और पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर सके। इसको आप किस तरह से चेक करेंगे? जब सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो पेशेंट को कफ होगी, डिस्पनिया, उसको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, चेस्ट पेन, हेडेक, हाइपरटेंशन होगी, टेकिकार्डिया और पल्स उसकी बाउंडिंग पल्स होगी और नेक की जो वेन्स हैं वो डिस्टेंडेड हो जाएगी और वीजिंग साउंड्स आपको मिलेंगे। देन है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया तब अगर होती है जब आपने जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, यानी ब्लड जो था वो कंटामिनेटेड था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। आपने उसको ठीक से चेक नहीं किया कि इधर वो स्टेराइल था, ठीक था या नहीं था, आपने ऐसे ही उसको लगा लिया है, तो उसकी वजह से पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। जब ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद कौन सी वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो कि आपको उस पेशेंट में मिलेगी? तो पहले तो है रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल्स, उसको ज़्यादा चिल्स होंगी, हाई फीवर होगा, वोमिटिंग, डायरिया, हाइपोटेंशन और शॉक में चला जाएगा पेशेंट। तो इसका मतलब है उसको सेप्टिसीमिया हुआ है। देन है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड में ये वो कॉम्प्लिकेशन से ये तब अगर होती है जब क्लाइंट्स जो है उसने मल्टीपल टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिसीव की है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें आयरन आ जाएगी, तो जितनी ज़्यादा आयरन बॉडी में होगी तो आयरन का ओवरलोड हो जाएगा। तो आयरन के ओवरलोड होने की वजह से वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, हाइपोटेंशन होती है और उसके अलावा अल्टर्ड हेमाटोलॉजिकल वैल्यूज़ हो जाते हैं। ओके, सो ऑलवेज चेक विथ योर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल अबाउट आईवी एंड ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक पॉइंट है जो कि आप अपने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल से ही उनको यूज़ कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो आप अपने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल की ही मदद से आप कर सकते हैं।
अब डिस्कस करते हैं, अगर ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है। सो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इफ़ यू सस्पेक्ट द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब जो भी हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डिस्कस किए, इनमें से कोई भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको ये रिएक्शन हुआ है, तो उसी दौरान आपने ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है। ओके, सो ये डायग्राम है जिसमें आप रेड ब्लड सेल यानी ब्लड को भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ नॉर्मल सेलाइन को भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं एक साथ। साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, फास्ट हार्ट रेट, इचिंग, अर्टिकारिया, स्किन रैशेस होंगे, रेस्पिरेटरी में व्हीजिंग साउंड्स होंगे, डिस्पिनिया और टेकीपिनिया मिलेगा, एंजाइटी होगी उसको, फ्लशिंग या फिर फीवर हो सकता है, और बैक पेन। ये सारी साइंस है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की। अब एज अ नर्स आपका क्या काम है जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर होते हैं। सो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, पहले तो आपने स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन को, उसके बाद आपने चेंज करनी है आईवी टबिंग डाउन टू द आईवी साइट, देन कीप द आईवी ओपन विथ नॉर्मल स्लाइन। आपने उस आईवी को ओपन रखना है लेकिन ब्लड के साथ नहीं, नॉर्मल स्लाइन चलाते रहना है। देन आपने नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और ब्लड बैंक वालों को कि पेशेंट को रिएक्शन हुआ है, ऐसा क्या था ब्लड में, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसको भी आपने नोटिफाई करना है। देन डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन। जब पेशेंट को रिएक्शन हो रहा है तो एज अ नर्स आपने पेशेंट को अलोन लीव नहीं करना, उसके वाइटल साइंस वगैरह मॉनिटर करना है, फर्दर उसको असेस करते रहना है जब तक कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल ना आ जाए। तो ये नर्सिंग एक्शंस थी जब भी पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस अकर होते हैं उसके लिए। सो दिस वॉज द होल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।